ओके ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इन क्लास में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुड आफ्टरनून। या आज क्या पढ़ाएंगे? आज रोटेशनल मोशन थोड़ा सा बचा है, उस रोटेशनल मोशन को कवर कर रहे हैं, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दिल्ली में शांति है? बिल्कुल दिल्ली में शांति है भाई। गुड आफ्टरनून। खंबागढ़ी जय, ठीक है, जय हिंद। दीपू, सुशील, निरंजन, हिमांशु, भीम, इंडियन, राजू, शुभम, रितेश, आयुष, दीपक, आजाद, संजीव, निरंजन, सबको नमस्कार। यस, ये क्लास लाइव है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चंचल आर्या, आनंद आर्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। सो लखनऊ में नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर प्रॉब्लम चलेगा, जल्दी सॉल्व होंगी चीजें, है ना। नहीं नहीं, आज यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा, आज यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, आज से जो है वो रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर जी। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जी टाइमिंग 12:30 है, बट स्टार्ट 12:45। ओके, 12:45 मेरे ख्याल से। अभी 12:45 तो नहीं हुए होंगे, बट मैं तो 12:30 पे आया हूँ यार। इफ यू थिंक कि 12:45 हुआ है, अभी तो 12:34 हुआ है भाई। 12:45 कहाँ से हो गया भाई? 12:30 पे ही आता हूँ मैं तो। चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने न्यू ज्वाइन किया है। ओके, नमस्कार भाई, आप लोगों को सलाम है। सर सुबह मैथ्स की क्लास नहीं हुई, मैथ्स की क्लास नहीं पता मुझे यार। अभी 12:34 एक्जेक्टली 12:34 हुआ है भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? स्टार्टिंग से स्टार्ट करो यार। ऑनलाइन लेक्चर्स देखते रहो, परंतु अपने लेक्चर जो आप नोट्स बनाते हो वो फर्स्ट लेक्चर से बनाओ, है ना। वीडियोस आप देख सकते हो। सर मैसेज जा रहे, मैसेज छप के जा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेजेस सबके आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो राजस्थान में भी नहीं चल रहा है, ठीक है। गुरु जी मजा आ रहा है। ओके ठीक है, चरण स्पर्श। ओके, थैंक यू। चलो भाई, अब आज का थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखो, सर्कुलर मोशन का जो पार्ट था जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था। वृत्तीय गति में मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट दे रखे हैं आपके पेपर बुक्स में, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे लायक नहीं है। पर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन की बात कर रहा था। मैंने आपको ये भी कहा था कि रोटेशनल मोशन का पार्ट जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं, ये हिस्सा एनडीए वाले पोर्शन में ज्यादा नहीं आता। एयरफोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और नेवी वाले पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इस टॉपिक के ज्यादा न्यूमेरिकल्स ना लगाने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि इस टॉपिक में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, ना कि न्यूमेरिकल बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। संजय, स्पीडोमीटर बेटा, स्पीडोमीटर प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गई हो, देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पिछली क्लास का जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप बता दीजिएगा, मुझे बताता रहूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा बेटा, आज रोटेशनल मोशन का पार्ट है, घूर्णन गति का। तो आज हम फिर से रोटेशनल मोशन का पार्ट पढ़ रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, रोटेशनल मोशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, नहीं हुई सर, ठीक है, नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, स्पीडोमीटर की मैं बता देता हूँ यार इनको ना, क्या हुआ है पता नहीं, शायद सॉल्व। रोटेशनल मोशन, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एग्जैक्टली। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल यानी घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। छोटे से कंसेप्ट्स लेकर आता हूं, बहुत जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा समझने लायक है इस चैप्टर में। क्या है देखना। अगर मैं घूर्णन गति की बात करूं, रोटेशनल मोशन की बात करूं, यानी घूर्णन गति की बात करूं, मुझे ये पता है कि जब ठोस वस्तुएं चक्कर लगाती हैं, जब ठोस वस्तुएं चक्कर लगाती हैं, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। ये हमने जाना है। मान लो कि रोटेशनल मोशन घूर्णन गति हो रही है, इसमें मैंने कहा ठीक है, ये क्या है? रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में ये सेंटर पॉइंट है, मान लो ये मध्य बिंदु है। अगर मैं ये कहता हूं कि एक बिंदु है जो यहां चक्कर लगा रहा है और एक बिंदु है जो यहां चक्कर लगा रहा है, मेरी बात समझना, क्या ये दोनों बिंदु, क्या ये दोनों पॉइंट्स कभी अपने स्थान को बदल सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे ये अपना स्थान, अपनी पोजीशन कभी बदल नहीं सकते। ये वाला बिंदु यहां तो आ नहीं सकता, ये वाला बिंदु यहां तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये सॉलिड चीज है, यानी ठोस वस्तु है।
अगर मैं ठोस वस्तु है, इसका मतलब ये हुआ सॉलिड बॉडी है, और जब ठोस सॉलिड बॉडी होती है तो सॉलिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि चीजें इस तरीके से राउंड घूमेंगी। अब समझना, ये वाला बिंदु जब ये चीज गोल घूमेगी सेंटर पॉइंट से, मैं बोल दूं कि भैया सेंटर पॉइंट मैंने कोई छेद कर दिया, ये टायर मान लो, टायर में एक बिंदु मैंने यहां पर ले लिया, एक बिंदु मैंने यहां पर ले लिया, तो ये बिंदु कितना चक्कर लगा रहा होगा? आपने बोला ये बिंदु चक्कर लगा रहा होगा इस प्रकार से टायर के घूमने पर। ये आपको बात समझ में आ रही है? तो ये वाला बिंदु इतने में चक्कर लगा रहा है, ये वाला बिंदु इतने में चक्कर लगा रहा है। मेरी बात समझना, अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, अगर आपको ये चीज दिख रही है तो ध्यान से देखना, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं ये, और मैंने कहा ये बिंदु कुछ समय बाद इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, ये बिंदु कुछ समय बाद इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, अगर ये बिंदु कुछ समय बाद इस पॉइंट से ए से बी पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचता है, और मैंने कहा कुछ थीटा चेंज होता है, मेरी बात समझना, थीटा चेंज होता है, तो अगर मैं इसकी ऊपर वाले बिंदु की बात करूंगा तो ऊपर वाला बिंदु भी इस वाले पॉइंट पर यहीं पहुंचेगा। मेरी बात समझ आ रही होगी? इस वाले पॉइंट पर यहीं पहुंचेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि ये बिंदु यहां से यहां पहुंचा और ये बिंदु यहां से यहां पहुंचा, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू सेम है, अगर, ठीक है बेटा, आप लोग जो बोल रहे हैं रोटेशनल मोशन सर्कुलर में क्या डिफरेंस है निरंजन, बेटा ये सब समझाए जा चुके हैं यार, है ना, सब समझाए जा चुके हैं, ये चीजें देखो जरा ना। फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा, ये सब बचा चुका हूं बेटा प्रभाकर, क्या कर रहे हो? तो अब बात समझना, अगर मैं कहूं कि इनकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता है लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय गति की बात करें तो रेखीय गति का फॉर्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कहने का मतलब हुआ रेखीय दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब समझना, अगर मैं ए वस्तु की बात करूं, थोड़ा मैं फिगर को मिटा के दोबारा से कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आपको, बात समझना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और मैंने कहा एक चीज, ये वाली पॉइंट है, वो पॉइंट इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, और मैंने कहा दूसरा पॉइंट है वो इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है। मेरी बात समझते जाना, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है। मान लेता हूं कि ये वाला बिंदु ए से बी तक पहुंचता है इतना दूरी पर, और मैंने कहा थीटा में चेंजेस होते हैं इतना थीटा। अगर यही बोलूं कि ए पॉइंट यहां से यहां पहुंचा था, अगर मैं दूसरे बिंदु की बात करूं जो बाहर की पोजीशन पे था, वो कहां से कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा, ये वाला बिंदु यहां से यहां पहुंचा, ये वाला बिंदु यहां से यहां पहुंचा। अब समझना, कौन सी दूरी ने, कौन से ए ने या बी ने, किसने ज्यादा दूरी तय की, तो आप ये कहेंगे बी जो होगा लॉन्गर डिस्टेंस तय करेगा, यानी लॉन्गर डिस्टेंस तय करेगा, यानी ज्यादा दूरी तय करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा दूरी तो कौन कर रहा है, बी, क्योंकि बी इतना ज्यादा चल रहा है, ए कितना चल रहा है, इतना चल रहा है, और हमें डिस्टेंस का, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला पता है लीनियर वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे तो लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय गति किसकी ज्यादा होगी, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी जो होगी, क्योंकि बी लॉन्गर डिस्टेंस करता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय की बात करेंगे तो बी वाले की दूरी यानी डिस्टेंस की बात करेंगे तो बी वाले की दूरी किससे ज्यादा है, एस की, ए की दूरी से ज्यादा है। ए इतना सा चल रहा है, बी इतना सारा चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला दूरी ज्यादा तय करेगा, और जो दूरी ज्यादा तय करेगा उसका मतलब कह सकता हूं वी बी ज्यादा होगा बी ए से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसका वेग ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे बी हैज हायर वेलोसिटी, हैज हायर, यानी बी का हायर वेलोसिटी, हायर लीनियर वेलोसिटी, हायर लीनियर वेलोसिटी देन बॉडी ए। कहने का मतलब यह हुआ कि वस्तु बी का ज्यादा रेखीय वेग होगा किसके संबंध में, ए के संबंध में, क्योंकि ए कम दूरी तय कर रहा है, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो आपको बता दो, ठोस वस्तु के अंदर, सॉलिड बॉडीज के अंदर हर एक बिंदु की लीनियर वेलोसिटी, हर एक बिंदु की रेखीय गति, हर एक बिंदु की रेखीय गति अलग अलग होती है, क्योंकि अगर कोई बिंदु इस वाले पर होगा तो ये कितना दूरी तय कर जाएगा, इतना, तो ये तो इससे भी ज्यादा दूरी तय कर जाएगा। और मैं ये बोल सकता हूं कि मैं जैसे जैसे बाहर जाता जाऊंगा, जैसे वैसे सर्कल से बाहर जाता जाऊंगा, रेखीय गति, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, यानी रेखीय गति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करता, कोणीय वेग की बात करता, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझना,
इस ए वाली बॉडी के लिए भी थीटा कितना है, यही है, और इस बी वाली के बॉडी के लिए थीटा कितना है, इतना ही है। और अगर मैं सी बॉडी ले लूं, सी के लिए भी थीटा कितना है, यही है। थीटा तो सबके लिए सेम है ना, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग का फॉर्मूला होगा कोणीय विस्थापन बटा समय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, और सबके लिए थीटा सेम है। इसका मतलब ये हुआ ठोस वस्तुओं के अंदर, ठोस वस्तुएं जितनी भी होती हैं, ठोस वस्तुओं के अंदर एंगुलर वेलोसिटीज हमेशा सेम होती हैं, यानी ओमेगा ए हमेशा ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी से हमेशा बराबर होगा। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग हमेशा ज्यादा होता है। आवाज नहीं आ रही है, रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आनी चाहिए यार, मैं जहां तक जानता हूं आवाज तो आ रही है यार, आवाज आ रही है बेटा, दार रुक जरा चेक करो अपना सिस्टम, आ रहा है भाई, आवाज आ रहा है निरंजन, हाँ भाई बिल्कुल, अब रिपीट नहीं करो यार। चलो, तो मेरे को बात समझ में आ रही है, ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा सी बराबर होंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है कोणीय विस्थापन बटा कोणीय समय। तो कहने का मतलब ये हुआ ओमेगा बी ओमेगा सी बराबर होंगे। बेटा प्रवीण बता दिया ये क्वेश्चन, प्रवीण ये क्वेश्चन बता दिया है, टेंशन वाला। टी बराबर एम वी स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दो, टी बराबर एम वी स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दो, बताया था पिछले टर्न पर, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलो, तो मैंने ये कहा कि इस तरीके से, लेकिन मुझे पता है लीनियर वेलोसिटी की बात करें रेखी की, तो वी सी की सबसे ज्यादा होगी, वी बी की उससे कम होगी, और वी ए की सबसे कम होगी। यानी जैसे जैसे बाहर जाऊंगा लीनियर वेलोसिटी तो बदलती जाएगी, रेखीय वेग तो बदलता जाएगा, लेकिन कोणीय वेग हमेशा समान रहेगा। तो ठोस गति के अंदर, ठोस वस्तु के अंदर हमेशा ये वस्तुएं निकल कर आती हैं। पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो यही बनता है कि घूर्णन गति के अंदर रेखीय वेग अलग अलग होते हैं, लेकिन कोणीय वेग हमेशा एक बराबर होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे का चीज। नेक्स्ट चीज की बात करें, एक चीज मुझे और समझ में आती है रोटेशनल मोशन घूर्णन गति में, हमने कहा कि हर एक जगह पर कोणीय वेग अलग अलग होता है, कोणीय वेग अलग अलग होता है, मैं पता है। अगर मैं कोई ठोस वस्तु ले लूं, मैंने कहा ठीक है कोई ठोस वस्तु ले ली, अब ठोस वस्तु में एक टर्म निकल कर आता है, इसका नाम होता है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नाम का एक टर्म आता है, इसको हम द्रव्यमान केंद्र भी कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र भी कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे पेपर में, सिर्फ समझने वाली चीज है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं होता क्या है। वास्तविकता में इस ठोस वस्तु के अंदर बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। मास होता है का मतलब यह हुआ, और मैंने कहा कि एक वस्तु है जो इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, तो मैंने कहा एक मास है जिसका m1 वैल्यू है, ये r1 से घूम रही है, एक m2 है जो r2 से घूम रही है, और मैंने ये कहा कि पूरी द्रव्यमान का जहां केंद्र होता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं मार्कर ले लूं तो मार्कर में कोई बिंदु ऐसा आएगा जहां पर उंगली रखने से मार्कर एक जगह पर रहेगा। अगर मैं उंगली को एक साइड खिसका दूंगा तो मार्कर इस साइड चला जाएगा, इस साइड खिसका दूंगा तो मार्कर इस साइड चला जाएगा, लेकिन एक बिंदु इसमें ऐसा होगा जहां पर जाने पर मार्कर हमेशा एक ही वस्तु पर स्थिर रहेगा, और जिस स्थान पर लेने पर पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, पूरा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो जाता है, उस बिंदु को हम सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है जहां पूरी वस्तु का केंद्र एक बनता है। मैं अपनी पूरी बॉडी में बात करूं तो एक मेरी पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मेरा पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, मतलब पूरा मास उस जगह पर होगा। अगर मैं उस जगह पर एक पॉइंट लगा दूं तो वहां पर बॉडी हमेशा स्थिर बनी रहेगी। आप एक डंडा ले लें लंबा सा, उसमें एक बिंदु पर आप उंगली रखें, बीच में जाकर कहीं एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो बिंदु ना इस तरफ जाएगा डंडा ना इस तरफ जाएगा, मतलब जो केंद्र बनेगा उसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे, यानी द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहां पर पूरी जो चीजें होती हैं वो द्रव्यमान का केंद्र हमेशा स्थापित होता है। इस सेंटर ऑफ मास को निकालने का फॉर्मूला होता है, COM निकालने का फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2, ऐसे चलता चला जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2
प्लस m3 इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ये होता है मेरा सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का रिलेशन। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के अंदर भी होगा। वस्तु का केंद्र द्रव्यमान के बाहर भी हो सकता है, द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पोजीशन चेंज हो सकता है। यस लखन, ठीक है बेटा, जितेश सर की क्लास मुझे नहीं पता, नीरज सर से कंफर्म किया करो, है ना। ठीक है सर, आप भी पढ़ाया करो 12th भी, ठीक है जो भी है। तो मैंने ये कहा कि सेंटर मास जो होगा वो द्रव्यमान का केंद्र इस बिंदु पर निकल कर आएगा। ये टॉपिक जनरली लोगों को कम समझ आते हैं क्योंकि 11th के पोर्शन और 11th में ये थोड़े बहुत लोगों को हार्ड लगते हैं, पर मैं आपको बताता चलता हूँ चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है सर, सर्कुलर डिस्क का COM क्या होता है बेटा? अभी आएगा। सेंटर मास नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना, सेंटर में होता है। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन वी अप्लाई अ बॉडी डिस्प्लेस स्मॉल द सेंटर ऑफ मास बॉडी विल बी। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट में इफ वी अप्लाई फोर्स बॉडी इज डिस्प्लेस स्मॉल देन। बेटा सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के सेंटर में ही रहता है अगर वो एक जैसी बॉडी है। एक जैसी बॉडी का मतलब होता है सिमेट्रिकल बॉडी होती है ना। बॉडी का जब तक आकार नहीं बदलेगा सेंटर मास नहीं बदल पाओगे। मेरा नाम भी ले लो, हेलो देव। स्पीडोमीटर न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? हो जाएगा बेटा नेक्स्ट टर्म से। ठीक है, हीलियम गुब्बारा, हाँ हीलियम गुब्बारे में चेंज हो सकता है। सर मेरा नाम भी ले लो, ठीक है, हेलो देव। चलो मिटा देता हूं, है ना। तो एक सेंटर मास का छोटा सा कंसेप्ट है हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो पूछा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया MY निकलवाया गया था। वास्तविकता में हमारे पेपर में सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए, हमारे जो एयरफोर्स के पेपर में पूछा था वो पूछा था डिस्क का सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, और मुझे उसी से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करनी है। ठीक है, ठीक है चलो। हाँ जी, क्या हो गया शिवेश भाई? COM का फॉर्मूला चेक करो, गलत है बेटा, सही है। COM का फॉर्मूला आप चेक करो, सर सब कुछ समझ में। ठीक है, आप चेक करो बेटा। शिवेश क्या बोल रहे हो? M1R1 प्लस M2R2 अपन M1 प्लस R2 नहीं, M1 प्लस M2 नहीं होता? कैसी बातें करते हो? चलो, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकालते हैं, परंतु सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड नहीं, हमारे यहाँ इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब हमने दो चीजें हमेशा पढ़ी हैं, एक पढ़ी है लीनियर, एक पढ़ी है एंगुलर। लीनियर और एंगुलर में कुछ चीजें बताता हूं। लीनियर और एंगुलर क्या होते हैं? लीनियर का मतलब होता है रेखीय, और इसका मतलब होता है, एंगुलर का मतलब होता है कोणीय। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो हमने लीनियर में जिस चीज को देखा था, लीनियर में जिस चीज को हम आपका S लिखते थे, S लिखते थे विस्थापन के लिए, वो यहां पर थीटा होता था। हाँ शिवेश बोलो, आपने लिखा था इसलिए मैंने कहा था। हाँ M1R1 प्लस M2R3, अच्छा R3 लिख दिया था, हो सकता है मैंने लिख दिया हो। फॉर्मूला यही होता है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, और इसी को हम आगे तक लेकर आते हैं। हो सकता है मैंने कहीं लिखने में गलती कर दी हो, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है शिवेश, ठीक है कोई बात। S और थीटा। अब मैंने कहा कि इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग, और यहां पर होगा तो यहां पर हो जाएगी ओमेगा। यहां पर जिस चीज को हम ए बोलते थे उसको यहां चीज पे क्या बोलते थे, अल्फा। इस चीज पर यहां पर हम एक टर्म आएगा, इसको बोलेंगे फोर्स। फोर्स मतलब होगा बल, आगे चल के पढ़ेंगे इसको बल कहते हैं। और इस फोर्स को जब मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा तो एक टर्म आएगा, इसका नाम होगा टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो मैंने बोला इतना निकल कर आया। इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन लिखना है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, हमें पता है थीटा बराबर S/R, ये हम पढ़कर आए। इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखना होगा तो हमें पता है V बराबर R ओमेगा, ये हम पढ़कर आए हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखूंगा तो मुझे पता है A बराबर होता है R अल्फा, ये पढ़कर आऊं। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी अगर आप रिलेशन लिखोगे तो इन दोनों के बीच में संबंध निकल कर आएगा टाउ बराबर R क्रॉस F। इस चीज को हम थोड़ी देर में देख रहे हैं कि R क्रॉस S का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। ऐसे ही आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मोमेंटम, जिसको हम यहाँ पर P लिखते हैं। मोमेंटम मतलब होता है संवेग, और संवेग की बात करें या मोमेंटम की बात करें तो यहां पर जो टर्म आता है उसको बोलते हैं L, और L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। दो बातें और निकल कर आती हैं, यानी कोणीय संवेग।
थोड़ी सी बात करते हैं जो टर्म हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, बाकी टर्म हमने ऊपर वाले तो तीनों पढ़ चुके हैं। बेटा दीपक सेंटर रिजिड बॉडी की ही बात कर रहा हूं, ये रिजिड बॉडी की ही फिजिक्स है। आपने रिजिड बॉडी के अलावा कोई फिजिक्स पढ़ी है यहां पर, है ना? मुझे बताओगे जो रिजिड बॉडी नहीं होती उसका सेंटर मास कैसे निकालते हैं? निकाल सकते हो क्या? ठीक है सर, आप टॉपिक वाइज क्यों नहीं चलते हैं? बेटा देवानंद टॉपिक वाइज नहीं तो कैसे बता दीजिए मुझे टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसके बाद आप मुझे बता दें, वैसे वैसे चल जाऊं मैं आपके तरीके से। आपके तरीके से तो आपकी किताब है ही, चलते चलो, है ना किताब में। तो मैंने कहा लीनियर और एंगुलर हुआ, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक छोटे से टर्म जो हमारे पेपर में और बन सकता है, और उसका नाम है टॉर्क। टॉर्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। टॉर्क क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, पर इस फॉर्मूले का मतलब बता देता हूं, फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। ठीक है, टॉर्क यानी बल आघूर्ण भी कहते हैं इसको, बल आघूर्ण भी कहते हैं। लेट अस सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे को कोई नट खोलना है, मुझे कोई नट खोलना है, तो अगर मुझे कोई नट खोलना है तो जैसे मैंने कहा उस पर मैं एक पाने से मैं इस तरीके से खोलने का प्रयास करता हूं। अब टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क के बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं, टॉर्क के बारे में बात करूं तो टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टर्निंग। अमाउंट ऑफ टर्निंग का मतलब होता है, अमाउंट ऑफ टर्निंग का मतलब होता है, दिख रहा है अमाउंट ऑफ टर्निंग। अमाउंट ऑफ टर्निंग को हम इसका फिजिक्स कहते हैं, अमाउंट ऑफ टर्निंग बोलते हैं इसको फिजिक्स में। हिंदी में कहते हैं इसको कितना कितना घूमा, कितना घूमा, कितना घूमा को बोलते हैं टॉर्क, कितना घूमे को बोलते हैं टॉर्क। अगर मुझे कभी टॉर्क निकालना है तो टॉर्क में कितनी कितनी बातें आती हैं। कितना घूमा 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है, कितना घूमा 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। कौन सा कौन सा? पहला बिंदु करता है कि कितना बल लगाया, मतलब हाउ मच फोर्स, कितना बल लगाया, आपने कितना बल लगाया इस चीज पे निर्भर करता है। यानी आप सोचकर देखो, अगर मुझे ये नट खोलना है, अगर मुझे ये नट खोलना है, अगर मुझे किसी ट्रक का टायर खोलना है, तो ट्रक के टायर को खोलने के लिए जितनी दम लगाऊंगा, जितना बल लगाऊंगा, उतने जल्दी ट्रक जल्दी खुलेगा, मतलब वो नट जल्दी खुलेगा। इसका मतलब कितना बल लगाया। दूसरा, कहां पर बल लगाया, कहां पर बल लगाया मतलब वेयर, कहां पर बल लगाया, दूसरे पर निर्भर करेगा कहां पर बल लगाया। कहां पर बल लगाने का मतलब यह हुआ कि सोचना, एक तो चीज मैंने फोर्स, अब आप फोर्स यहां लगाओगे, मेरी बात समझना, तो कुछ और बल आएगा। मतलब कहां पर बल लगाया इस चीज पर भी तो निर्भर करता है कि आपकी दूरी कितनी है, आर कितना है। सोच के देखना, आर पे भी तो डिपेंड करता है, और आर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब फोर्स ये हुआ। अगर मैं किसी नट में, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है, आपने पढ़ा होगा कि एक लड़का है, और लड़का अगर हाथ को खुले करके अगर घूम रहा है, और अगर हाथों को नीचे मोड़ लेता है तो कितना तेज घूमेगा, धीमे घूमेगा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है, उसके बारे में आ रहा हूं। तो मैंने कहा एक तो ये, अगर मैं किसी नट को खोलने के लिए यहां पर बल लगाऊं, इतना दूरी पे बल लगाऊं, तो आप देखना नट इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। अगर मैं किसी नट को खोलने के लिए अगर मैं दूरी पे बल लगाता हूं तो नट जल्दी खुलता है। इसका मतलब यह हुआ, इस चीज पर भी निर्भर करता है कि आपने अपना बल किस जगह पर लगाया है, किस जगह पर लगाया है, मतलब वेयर, कहां पर, कितना, कहां पर। और तीसरा टॉर्क जो डिपेंड करता है कितने एंगल पर, कितने कोण पर। आपने कोण पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है कोण पर। कैसे? आप समझना, मुझे नट खोलना है, अगर मुझे कोई नट खोलना होता और मैंने किसी नट में ऐसे में बल लगाया, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे में बल लगाया, कैसे में, ऐसे में। हमने कहा मैं ऐसे में बल लगा रहा हूं, एफ ऐसे लगा रहा हूं, आपने कहा ठीक है ऐसे बल लगा रहा हूं। अगर आप ऐसे बल लगा रहे हैं, सोच के देखो एक टायर खोलना है और मैं टेढ़े में बल लगाऊं, मैं टेढ़े में लगाऊं, ऐसे में, मैं ऐसे इसको ना उठाते हुए मैं टेढ़े में लगाऊं बल। अगर मैं टेढ़े में बल लगाऊंगा तो मुझे नट तो नहीं खुलेगा। नट क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि अब की बार फोर्स की दिशा क्या है, ये वाली है।
पर नट किस वजह से खुलता है? ऊपर की तरफ जब इसको ऐसे घुमाऊंगा तभी तो नट घूमेगा, तो मुझे ऐसे में घुमाना है, यानी ऐसे में बल चाहिए मुझे। ऐसे में बल कितना होगा? ऐसे में बल कितना होगा? और इसको मैं अगर दो कंपोनेंट ले लूं तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? एफ कॉस थीटा होगा, और ये कितना होगा? एफ साइन थीटा। सोचकर देखो, क्या एफ कॉस थीटा से नट खुल सकता है क्या? सोच के देखो, मुझे ट्रक का टायर खुलना और मैं ऐसे में खींच रहा हूं, ऐसे में खींचने से क्या ट्रक का नट खुल जाएगा क्या? नहीं, हमें तो उसे ऊपर ही उठाना पड़ेगा या फिर नीचे दबाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एफ साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है, यानी एफ साइन थीटा पर भी, कोण पर भी डिपेंड करता है कि कहां होगा। इस पर भी डिपेंड करेगा कि कहां पर लगाओगे बल, आर पर भी डिपेंड करेगा, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि बल कितना लगाओगे। यानी ये सीधी सी बात है, ये इन तीन जगह पर निर्भर करता है। हमने बोला ठीक है, तो नट खोलने के लिए मुझे इतने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि नट का घूमना कितना घूमा, इसको निकालने के लिए टॉर्क, बल आगा उनको निकालने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होगा। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये निकलेगा आर एफ साइन थीटा। और मुझे पता है साइन थीटा किसका प्रोडक्ट आता है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टाउ किसका है? आर क्रॉस एफ का है। ये भी समझ में आ रहा है? और अगर ये आर क्रॉस एफ का है, मतलब आर और एफ क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के क्या है? अभिलंब पर है। यानी टॉर्क मतलब होता है बलागुण, और बलागुण का मतलब होता है कि कोई चीज कितना घूमी। और अगर मुझे कोई चीज कितनी घुमानी है, अमाउंट ऑफ टर्निंग निकालनी है, कितना घूमी निकालनी है, तो वो तीन बातों पर निर्भर करेगी। कितना बल लगाया, कहां पर लगाया, और कितने कोण पर लगाया। और इन तीनों की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमेशा इसी प्रकार से निकल कर आएगी। तो टाउ का फॉर्मूला जो निकलेगा वो हमेशा आर क्रॉस एफ निकलेगा। और आर और एफ क्या होते हैं? एक दूसरे के अभिलंब होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। ओ आई क्या है? ओ आई कहां लिखा है मैंने यार? ओ आई कहां लिखा है बेटा मैंने? ओ आई समझ नहीं आ रहा बेटा। देव क्या पूछना चाह रहे हो मुझे नहीं पता आपका, है ना? ओ आई मैंने कहीं लिखा नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैंने ये कहा कि इतना निकल कर आएगा, तो आर क्रॉस एफ पर डिपेंड करता है, यानी टॉर्क हमेशा किस पर डिपेंड करता है? आर क्रॉस एफ पर डिपेंड करता है। दूसरी बात निकल कर आती है, मेरी बात समझना है इस तरीके से। तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास और निकल कर आ गया। बाकी फॉर्मूले हमने पहले भी पढ़ चुके थे। तो थीटा बराबर एस बाय आर, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा, और टाउ बराबर निकल कर आया आर एफ साइन थीटा। इस तरीके से निकल आया। एंगल वाला बिना मिटा के रिपीट कर दो। अच्छा, एंगल वाला तो सोच के देखो, मुझे कोई नट खोलना है। अगर मुझे मान लो ट्रक का नट खोलना है, तो ट्रक में मैं ऐसे में बल लगाऊंगा या सीधे बल लगाऊंगा? ऐसे में बल लगा रहा हूं मैं, टेढ़े में। टेढ़े में मतलब हुआ ऐसे में बल लगा रहा हूं ताकि नट खुल जाए। ऐसे में बल लगाने के बजाय मुझे ऐसे में बल लगाना चाहिए था। सोच के देखो, अगर आपने कभी टायर का मतलब किया है। आर बेटा दूरी होता है शिवेश, आर दूरी है, आर दूरी है। इसको वैसे हम एक्सिल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अगर मैंने एफ में बल लगाया, पर नट तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से खुलेगा ना। ऐसे में अगर किसी रिंच को खींचोगे, ऐसे में किसी पाने को खींचोगे तो नहीं खींचे खुलेगा, बल तो इससे खुलेगा। तो मुझे एफ साइन थीटा से मतलब है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जितना दूरी पे बल लगा रहे हो इनटू परपेंडिकुलर में जो बल लगा रहे हो उसी से मतलब होता है। यानी आर और एफ क्या होते हैं? एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर अभर पे होते हैं। और इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कि टॉर्क मतलब क्या? कितना घुमा। और टॉर्क को कितना घुमाना है तो तीन बातों पर निर्भर करेगा। इस तरीके से हमने बताया। बेटा संजय, हम लोग हॉलीडे नहीं देते हैं। हॉलीडे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ सिचुएशन खराब चल रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली के बाहर भी बहुत सारी जगह पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है। इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है ना? हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग को बुलाएंगे, हम आ जाएंगे, है ना? हम लोग नहीं ऑफ करते हैं। तो आप कैरियर विल पे फोन करके पता कीजिए करिए। ठीक है ना? हम लोग नहीं कर सकते ना, हमारे बस की बात है हॉलीडे करना। सर स्पीडोमीटर क्यों हटा दिया गया? मुझे नहीं पता यार, ये तो आप थोड़ा सा पता करना। तो मैंने ये कहा कि सीधी सीधी टॉर्क की चीज ये निकल कर आती है फिजिक्स में। ये बस आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराना चाहूं तो न्यूमेरिकल्स करा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। अभी कोई मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि सिंपल पेंडुलम क्या रोटेशनल मोशन होगा? जरा समझते हैं हम। लेट अस सपोज कि एक सिंपल पेंडुलम सरल लोलक
एक बिंदु से दूसरे बिंदु आता है। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बंदे ने क्वेश्चन किया। आप सोचकर देखना ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। और ये सिंपल पेंडुलम आपको शायद दिख रहा होगा। अगर ये सिंपल पेंडुलम मैं कहता हूं ऐसे है, अगर ये सिंपल पेंडुलम एक जगह पर बंधा हुआ, एक बिंदु पर बंधा हुआ ऐसे जाकर ऐसे घूम जाता है तो ये टॉर्क ही तो है। आधा घूमेगा तब भी तो टॉर्क लगा है। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण का मतलब ये थोड़ी ना पूरा घूम जाए। टॉर्क मतलब लगना मतलब घूमना, अमाउंट ऑफ टर्निंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा ये आधा घूमा, लेकिन कहां से, एक बिंदु से बड़ा हुआ घूमा। इसका मतलब ये भी टॉर्क के अंतर्गत यानी बल आघूर्ण के अंतर्गत ही आएगा। अगर बल आघूर्ण के अंतर्गत आएगा तो मुझसे पूछा है कि अगर ये आर है तो बताइए इसका टॉर्क क्या होगा। फाइंड टॉर्क, मुझसे पूछा कि बताइए इसमें टॉर्क बल आघूर्ण कितना निकलेगा। मुझे क्या निकालना है, बल आघूर्ण। अब बात समझना, बल आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी क्या बोल रहे हैं सर, अपने हिसाब से क्वेश्चन करवा दो, ठीक है। बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। अब बल आघूर्ण अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा, एक ही बात है। मैं आर क्रॉस एफ लिखता हूं ताकि वेक्टर फॉर्म में इसको समझा सकूं। हमने बोला टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, हमने ठीक है। और मुझे ये पता है आर और एफ क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो आपको ये पता है एमजी कहां लगता है, नीचे। हमने कहा एमजी कहां लग रहा है, नीचे। आर क्या है ये, अब आप मेरी बात समझना, अगर ये आर है, ये अगर आर है, ये अगर आर है तो क्या फोर्स बल इसके परपेंडिकुलर है क्या। आप ध्यान से देखो तो एमजी कहां लग रहा है, यानी ये तो ऐसा है आर और एमजी कैसा है, ऐसा है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नहीं है, पर आपको तो परपेंडिकुलर देखना है ना, तो आपको इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कौन से कंपोनेंट में, एक तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट इसके इस तरीके से। ये हुआ थीटा। जैसे आपने बोला एक कंपोनेंट तो इसके पैरेलल ये वाला हो गया mg के, और एक परपेंडिकुलर इसके ये वाला हो गया। ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला टर्म क्या निकलेगा, mg cos थीटा। ये वाला टर्म क्या निकलेगा, mg sin थीटा। और अगर मुझे mg sin थीटा निकल कर आया तो ये mg था, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। तो अब की बार तो मुझे f पता लग गया परपेंडिकुलर का, तो मैं फॉर्मूले में लगा दूंगा, कितना निकल कर आएगा, जो r दे रखा होगा और r के साथ क्या लगा देंगे, mg sin थीटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टॉर्क जब भी निकालते हैं, यानी बल आघूर्ण जब भी निकालते हैं, तो r और f एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ सकता हूं। तो जब भी इन चीजों को समझें तो समझिएगा कि टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। इसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो किसी ने मुझसे सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन पूछा था, सरल लोलक का, तो याद रखिएगा उसको भी हम और रोटेशनल मोशन में ला सकते हैं, घूर्णन गति में ला सकते हैं, क्योंकि वो एक स्थान पर बंधा हुआ होता है और फिर वो घूमता है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब आपके पेपर से रिलेटेड एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्वेश्चन अभी तक बने हैं। हमारे यहां जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से लेकर, यानी जड़त्व आघूर्ण को लेकर। जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एयरफोर्स में क्वेश्चन सीधा आया था कि डिस्क का एमओआई कितना होगा, यानी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एमओआई कहते हैं, हिंदी में से जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अगर मुझे किसी चीज का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो जड़त्व आघूर्ण दो तरीके से निकालते हैं। एक निकालते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो छोटी वस्तुएं होती हैं। पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स मतलब बिंदु वस्तुओं पर, बिंदु वस्तु मतलब बहुत छोटी वस्तुओं पर, बिंदु वस्तुओं पर। और दूसरे निकालते हैं सॉलिड बॉडीज पर, यानी ठोस वस्तुओं पर, ठोस वस्तुओं पर। कैसे निकालेंगे अभी हम बात कर रहे हैं। अगर एमओआई का एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख लूं तो मैं एमओआई का फॉर्मूला जो लिखता हूं वो निकालते हैं हम एम आर स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर। तो समझना एम आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्या लिखा है बेटा 2/5,
2/5 क्या लिख दिया भाई योगेश, क्या होता है ये 2/5? तो mr²। वास्तविकता में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसका प्रूफ निकाल सकते हैं कि MOI mr² के बराबर कैसे होता है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसकी विमा निकालना चाहते हैं तो विमा भी निकाल सकते हैं, विमा होगी ml²। मैं आपको बता दूं ये कैसे निकला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं। ये कैसे निकाला गया है अगर मैं बात करूं, ये ऐसे निकाला गया है कि एक एक्सिस है। एक्सिस मतलब होता है जिसके अनुसार कोई वस्तु घुमाई जा रही है। लेट अस सपोज x डैश, और मैंने एक वस्तु को, एक द्रव्यमान है छोटा सा, एक मास है, एक छोटा सा द्रव्यमान है m, और इस द्रव्यमान को इस पर हिंज किया है। हिंज का मतलब होता है मैंने इसको बांधा है। सोचकर देखो, एक एक्सिस पर ऐसा बांध दिया और एक्सिस पर ये ऐसे में घूम रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे ऐसे में घूम रहा है तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो एक मास एक छोटा सा द्रव्यमान माना गया है, और अगर इस छोटे से द्रव्यमान, इस बिंदु वस्तु की बात करें, एक छोटे से मास की बात करें जिसका सिर्फ m है, तो अगर मैं इस बिंदुओं की बात करें तो ये जो निकल कर आएगा इसको आई एक्स डैश बोलेंगे, जिस एक्सिस पर घुमाते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम आई भी लिखते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली निकल कर आएगा mr²। r क्या है? r इसकी दूरी है कि आपने ये द्रव्यमान एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जहां से आप घुमा रहे हो वहां से कितना दूरी पर है। कहने का मतलब यह हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकालेंगे। हमने कहा MOI होता क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो आप बोलेंगे स्केलर है। स्केलर मतलब होता है अदिश है। अब बात समझना, मैं गया 4 मीटर आगे को, मैं गया 3 मीटर पीछे को, मैं गया 4 मीटर इधर को, कैसे भी गया। आप जब दूरी निकालते हैं, अदिश राशियां देखते हैं, तो आप दिशा से तो मतलब नहीं रखते, आपको डायरेक्शन से कोई, हाँ बिल्कुल, एयरफोर्स 2019 में आया था डिस्क का क्वेश्चन। बेटा ये डिस्क का क्वेश्चन 2 बार पूछा चुका है ओम प्रकाश, हमारे एयरफोर्स में ही 2 बार पूछा जा चुका है। एक अभी पूछा जा चुका और 2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था डिस्क का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भैया ये तो अदिश राशि है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4-5 वस्तु, मैं बोलूं कि मैं सीधा गया, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 5 मीटर, मुझसे कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा, तो दूरी सबका जोड़ होगी, क्योंकि अदिश राशियों में सीधे सीधे जोड़ लगता है। तो अगर ये जोड़ लगता है तो मेरी बात समझना, अगर मैं ये कहूं कि एक मास मैंने लटका दिया m यहां पर, एक मास लटका दिया दूसरा m2 यहां पर, ध्यान से देखना, m1, और एक वस्तु लगा दी मैंने यहां पर m3, और मुझसे किसी ने पूछा कि इस x डैश के अलोंग, यानी इस x के अक्ष के अनुसार बताइए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टोटल कितना होगा MOI। हाँ बेटा रोटेशनल मोशन चल रहा है, हाँ जी बेटा। नोट्स तो मैं बनवाता हूँ यार, मेरे को नहीं लगता इतनी शिद्दत से कोई नोट्स बनवाता होगा, हर चीज लिखवा के नोट्स बनवा रहा हूँ यार। फिर भी तुम, अगर मैं नोट्स डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा तो फिर वीडियो से नोट्स कैसे बनाओगे? फिर तो तुम वीडियो देखोगे सिर्फ, वीडियोस बनाओ है ना, क्वेश्चंस में देता हूं पर नोट्स तो बनाया करो एटलीस्ट यार। तो मैंने कहा कि लेट अस सपोज, मैंने कहा दूरी इसकी R1 है, इसकी दूरी R2 है, और इसकी दूरी मान लेते हैं R3 है। हमने कहा ठीक है जी, ये दूरी R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे आई क्या है? स्केलर है, अदिश है। अदिश है मतलब सबका जोड़, यानी आप कैसे लिख देंगे m1r1² प्लस m2r2², और आप लिख देंगे सीधे सीधे m3r3², और सीधे सीधे आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदु वस्तुओं का निकालने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के निकालने के लिए हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब चीजों का, बिंदु द्रव्य वस्तुओं का, छोटी छोटी पॉइंट वस्तुओं का, पॉइंट मासेस का डायरेक्टली सबका प्लस होता है। यानी आई बराबर m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r²। दूरी कहां से लेंगे? जिसके अनुसार आपका घुमाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं दूरी जब निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो वो सबका सीधे सीधे जोड़ होगा। तो बिंदु वस्तुओं का निकालना, छोटी छोटी वस्तुओं का निकालने के लिए कोई वस्तु नहीं है। ये m1 गोला नहीं है, ये बिंदु द्रव्यमान है, एक छोटा द्रव्यमान है। छोटा द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान का मतलब होता है ऐसा द्रव्यमान जिसका साइज हम कंसिडर नहीं करते, जिसका साइज, आकार हम मानकर नहीं चलते, ऐसे की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैंने प्रीतम बोल दिया है, मैंने संडे तक अपलोड करने की बोल तो दिया है, मैंने बोल तो दिया। आप कैरियरविल में एक बार फोन करके जरूर पूछ ले प्रीतम, मैंने दे तो दिया है, पर आप फोन करके एक बार पूछ लें क्या दिक्कत है ना। यहाँ पर ही शायद टेक्निकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं स्पीडोमीटर वगैरह के साथ, तो हो सकता है कुछ हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आई कितना निकल कर आया, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r², और इन क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं।
अभी इतना हमने जाना है I बराबर एम आर स्क्वायर से रिलेटेड। अब एक बात समझना, अगर मुझे I बराबर एम आर स्क्वायर को और एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि एक मास है M1, एक मास है M2, एक मास है M3, एक मास है M4, और मुझसे पूछ लिया, ऐसा मैंने बोलता तो नहीं हूं एग्जाम में कभी कि ऐसा क्वेश्चन बनेंगे, बट फिर भी आपको कंसेप्ट तो मैं सर समझाता हूं। मैंने कहा एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, एक M4 है, और इन दोनों के बीच में दूरी दे रखी है सबकी a। मतलब कितनी दूरी दे रखी है? a। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में दूरी कितनी है? a है। तो हमने कहा ठीक है, दूरी है इनके बीच में a। अब किस एक्सिस के, किस अक्ष के परतः इसको घुमाएं, तो लेट अस सपोज आई का एफओएम गलत है, पता नहीं क्या बोल रहा है लड़का यार, एफओएम क्या होता है? अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछा कि इस एक्सिस के अलोंग मुझे घुमाना है, अगर इस एक्सिस के अलोंग घुमाना है, लेट अस सपोज ये एक्स है और ये एक्स डैश है, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इस चीज का फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश निकालना है। मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसका आई एक्स एक्स डैश कितना होगा, और ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी बताया गया है, पॉइंट मासेस बताया गया है, बिंदु द्रव्यमान बताया गया है। मुझे आई एक्स एक्स डैश निकालना है। हाँ बेटा बुक अमन, मेरे नोट्स सफिशिएंट होंगे किसी भी चीज के एग्जाम के निकालने के लिए। आई का बेटा आलोक एक्सप्लेन करें, एफएम का क्या चीज है, आप पूरा एक्सप्लेन करें मुझे। आप मस्त पढ़ाते हैं, डाउट दूर करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा? बाई चांस की बात है दीपू की रोटेशनल मोशन से कोई क्वेश्चन आ जाए, एयरफोर्स में जनरली एक आध क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को करा रहा हूं, क्योंकि बाई चांस की बात है कि कोई क्वेश्चन इससे आ जाए, है ना? पर क्योंकि आपके सिलेबस में डाल रखा है तो हमें करना है। अब मुझे आई एक्स एक्स डैश निकालना है, समझना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे यह पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है एम आर स्क्वायर, इतना मैं जानता हूं। और क्योंकि ये बिंदु द्रव्यमान है, मास है, पॉइंट मासेस हैं, इसलिए इनका फॉर्मूला लगाने के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके सबकी निकालते हैं। कैसे? अगर समझना, अगर मैं पहले वाले के लिए बात करूं तो मैं लिख देता हूं आई एक्स एक्स डैश। हमें पता है कि दूरी हमेशा किससे निकाल, अगर मुझे M1 की दूरी लिखनी है तो M1 की दूरी कितनी होगी? अगर ये टोटल A है तो ये कितना रहा होगा? A/2। ये भी कितना रहा होगा? A/2। ये भी कितना रहा होगा? A/2। और ये भी कितना रहा होगा? A/2। इसका मतलब ये हुआ कि चार मासेस हैं, तो मैं क्या करूं, चारों मासेस के लिए फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m इंटू, अगर मैं चारों मासेस की बात करूं तो मास अगर मैं ऐसा भी लिख दूं कि M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M4 है, अगर नहीं भी दिया होता तो भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर चारों मासेस सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? A/2 का होल स्क्वायर। और मुझे पता है कि ऐसे कितने हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे चार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ये हो जाएगा। तो अगर मेरा, या एग्जैक्टली शिवेश, हाँ शिवेश, m/12 आई स्क्वायर प्लस, बेटा बेटा शिवेश, आप जो चीज निकाल रहे हो वो आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिया है आपने। शिवेश बेटा, आप जो निकाल रहे हो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल सॉलिड बॉडी का, ठोस वस्तु का निकाला है। और ठोस वस्तु का जो होता है ना, सॉलिड बॉडी का, वो ऐसे नहीं निकलता। सॉलिड बॉडी के लिए थोड़े थोड़े डेरिवेशंस होते हैं। आप सॉलिड बॉडी का निकाल कर दिए हैं। ये बॉडी सॉलिड नहीं है, ठोस वस्तु नहीं है, ये पॉइंट मासेस हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये अलग चीज है। आप सॉलिड बॉडी का निकाल कर बैठे हो, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो सीधे सीधे ये निकल आएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का निकालने के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मैं सॉलिड बॉडीज का निकालता हूं, हाँ बेटा पढ़ रहा हूं मैं रोहित, बचते जाओ मुझसे ना, लिखते जाओ जो भी क्वेश्चन है। हाँ रोटेशन आज खत्म करना है मुझे, क्योंकि बाई चांस की बात है क्वेश्चन आता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। तो इतना मेरा आंसर निकल कर आएगा। हाँ बेटा सौरभ कंफर्म कर तो दिया, हेलो साहिल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सर मल्टीपल 4 है, एग्जैक्टली 4 है मल्टीपल, क्योंकि ऐसी चार वस्तुएं हैं, तो इस तरीके से मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। अब आते हैं सेंटर किसी सर्कुलर पर। अब मेरी बात समझना, सॉलिड बॉडी की बात करते हैं कि सॉलिड बॉडी का कैसे निकालेंगे। चलो भाई, सॉलिड बॉडी वैसे इंटेंट नहीं है, मैं सोचकर नहीं रखता हूं कि आपको कोई डेरिवेशंस कराऊं, पर फिर भी एक डेरिवेशन लेकर चलता हूं।
आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया। जैसे एक बंदा मुझसे बोल रहा है कि रिंग के इनसाइड कैसे लेते हैं सेंटर मास, है ना, किसे कैसे लिया करता है, रोहित बोल रहे हैं। तो इनके भी डेरिवेशंस कर लेते हैं, जैसे भी डेरिवेशंस आप करना चाहते हो। चलो डेरिवेशन करा देता हूँ। लेट अस सपोज, आप डेरिवेशन की बात की है तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलेंगे भैया डेरिवेशन कैसे हो गया। लेट अस सपोज मैंने कहा है एक सॉलिड रॉड है, रॉड मतलब एक छड़ है, और मुझसे ये पूछा कि छड़ का MOI बताइए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने पेपर में कभी भी MOI निकालने की कोशिश ना करें। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप इतनी मेहनत ना करें, आप इन वैल्यूज को याद करके चलें, क्योंकि आपके पेपर में उतना ही है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज करा के आपको बताता हूं कि कैसे किया गया है। मैंने कहा कि ये कितना है, x डैश। लेट अस सपोज मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी रॉड का, छड़ का, और मैंने बोला कि छड़ का, रॉड का लेंथ मान लेते हैं L है, लेंथ मान लेते हैं L है, लेंथ मान लेते हैं टोटल कितनी है, L है। तो हमने कहा लेंथ क्या है, L है। हमने कहा ठीक है जी, लेंथ क्या है, L है। और किसके प्रता घुमा रहे हैं, सेंटर पॉइंट पर, मिड पॉइंट के दोनों साइड घुमा रहे हैं। नहीं बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेवी के लिए, बट फिर भी आप कर लो, है ना, मैथ्स की क्लास नहीं। चलो ठीक है। अगर मैंने कहा कि इसको इसके प्रता घुमा रहा हूं, यानी सर्कुलर में मैंने बीच छेद कर दिया और उसको घुमाना है, बताइए इसका MOI क्या होगा। तो अब ये इसके अंदर द्रव्यमान एक मास तो नहीं है, क्यों, एक वस्तु कितने द्रव्यमानों की बनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस की, यानी अनंत द्रव्यमानों की, छोटे छोटे द्रव्यमानों की बनी होती है। तो अब की बार इसके अंदर मास कितने हैं, इनफाइनाइट मासेस है। इसके अंदर अब की बार मासेस कितने हैं, इनफाइनाइट मासेस है, इनफाइनाइट मासेस है। इनफाइनाइट मासेस का मतलब अनंत द्रव्यमान है। लेट अस सपोज, हाँ ml²/12 होगा बेटा, आपको याद है, अच्छी बात है, वैल्यूज याद रखना इन चीजों को, पेपर निकालने के लिए बहुत जरूरी है। लेट अस सपोज ये छोटा सा डिस्टेंस की बात करें, हमने एक छोटा सा कण ले लिया, सोचना इसको अगर मैं छोटा सा द्रव्यमान डिस्टेंस ले लूं dx, ये कितना ले लिया dx, और मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है, लेट अस सपोज ये x है। मेरी बात समझते चलना, dx हो गई, दूरी कितनी होगी, हम्बल रिक्वेस्ट, आप 12th की फिजिक्स पढ़ाएं यार, 12th की फिजिक्स पढ़ाना तो यार मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझना है ना। डेरिवेशन छोड़ दीजिए, सर लिखवा दीजिए, याद कर लेंगे, हाँ याद कर लेंगे, बट मैं एक डेरिवेशन करवा देता हूँ, क्योंकि MOI निकालते कैसे हैं शायद आप लोगों को समझा तो दूं थोड़ा सा ना, आपको भी अंदाजा लग जाएगा डेरिवेशन करते कैसे हैं। चलो कोई बात नहीं, आ रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे 5 मिनट का 7 मिनट का समय दे दो। तो मैंने कहा एक छोटा सा dx ले लिया। अब एक dx इतना हुआ छोटा सा, जिसका द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, छोटे से मास का dm। मेरी बात समझना, ऐसे छोटे छोटे हिस्से इसके अंदर इनफाइनाइट होंगे। तो लेट अस सपोज ये छोटा सा हिस्सा dx है, और इसका द्रव्यमान कितना है dm, और दूरी कितनी है x। अब मुझे टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, टोटल का जड़त्वाघूर्ण। अब समझना, मुझे ये पता है कि अगर मैं छोटे से द्रव्यमान का m लिखूं, मास लिखूं, तो मुझे पता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मैं छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो di लिख सकता हूं। इस छोटे किसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, di छोटा। तो di का मतलब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dm इंटू x²। इतना समझ में आ रहा होगा। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I का, तो मैंने बोला x ये है, dm ये है, x ये दूरी है। तो ऐसे इसके अंदर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होंगे तो आप सोचकर देखो, मास छोटा 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 I है, और मैं बोलूं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक हमारे मैथमेटिक्स में चीज है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चलो इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर दूं तो di का इंटीग्रेशन हो गया और ये भी इंटीग्रेशन हो गया। अब मेरी बात समझना, ये हो गया। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक के लिए होगा, तो हम क्या करें, अगर मैं इसको 0 ले लूं तो ये वैल्यू क्या होगी, L/2 है ना। तो मैं छोटा dx फिर 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 dx, और ये कितने तक जाएगा, 0 से L/2। और ऐसे यहां पर भी कितना जाएगा, 0 से L/2। अगर ये 0 है तो टोटल L/2 क्या हो गया, प्लस। तो ये कितना हो गया, ये भी 0 से L/2, ये भी 0 से L/2। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो या तो मैं 0 से L/2 तक लिमिट लेकर आपका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, या फिर क्या कम करूं, माइनस L/2 से, यानी साइड लेने के लिए माइनस से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं, प्लस तक।
यानी मैं पूरी एल डिस्टेंस को कहां से कर दूं, -l/2 से l/2 या 0 से l/2 लेकर ×2 कर दूं। तो हमें इन dx को पूरे को टोटल लेना है, तो हम क्या करते हैं, हम -l/2 से कहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, l/2 तक। चलो अगली बात, 12वीं क्लास में डेरिवेशन था यार, बहुत टाइम हो गया। चलो अब अगर इसको अब समझना, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो ये तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता भैया। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ dx vx का टर्म तो होना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, संभव नहीं है। पर हम संभव बनाएंगे कैसे, जो एक डायमेंशनल बॉडीज होती हैं, एक डायमेंशनल मतलब एक विमीय गति होती है, उन सभी के लिए, एक विमीय गति की बात करें, उन सभी के लिए, एक विमीय गति के लिए जितनी वन डायमेंशनल होती हैं, हमें पता है एक हम टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, हिंदी में बोलते हैं एक एकांकी द्रव्यमान। एक एकांकी द्रव्यमान, आपने इसको थर्मोडायनेमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। मास पर यूनिट लेंथ को एक एकांकी द्रव्यमान लिखते हैं और लैम्डा लिखते हैं। ऐसे मास पर यूनिट एरिया को भी लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, आप सुना होगा। ऐसे ही मास पर यूनिट वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग आपका डेल्टा से, तो इनको अलग अलग टर्म से लिखते हैं। तो लेट अस सपोज लैम्डा, और मैं मास पर यूनिट लेंथ की बात करें तो आपको पता है डेल्टा बराबर होता है मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अगर ये छोटा पार्ट है, अगर ये छोटा पार्ट है तो मेरी इस बात समझना, इस छोटे से मास को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इस छोटे से मास को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल लिख सकता हूं। अगर मेरी आप बात समझे तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि इसको मैं लैम्डा इंटू डीएल लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू डीएल लिख सकता हूं। अब इस मास को मुझे मैंने लिखा लैम्डा इंटू डीएल, पर यहां पर लेंथ किसके बराबर है, डीएक्स के बराबर, तो ये किसके बराबर होगी, लैम्डा इंटू डीएक्स के बराबर। इस डीएम को हमने क्या लिखा, लैम्डा इंटू डीएक्स, इसको यहां पुट कर देते हैं, ये निकल कर आएगा, जल्दी से कर देता हूं डेरिवेशन, अब तो आसान है। आई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ -l/2 से +l/2, और ये हो जाएगा मेरा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख दिया लैम्डा इंटू डीएक्स इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, ये आई बराबर हो जाएगा -l/2 से प्लस का l/2, ये हो जाएगा लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, आपने बोला अंदर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स, और डिफरेंस और इंटीग्रेट करते हैं, नीचे दिख रहा होगा अभी तो। इसको -l/2 से +l/2 एक्स स्क्वायर प्लस डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर निकल कर आएगा लैम्डा इंटू, इसका होगा x³/3, और ये होगा मेरा -l/2 से प्लस का l/2। अगली चीज डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें पहले l/2 पुट किया, तो l/2 पुट किया तो ये निकलेगा l³/8, 8 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो l³/24, तो इसकी वैल्यू निकलेगी आई की, दिख रहा है आपको शायद, आई बराबर लैम्डा इंटू l³/24 माइनस ऑफ माइनस l³/24, यानी l³/24 प्लस ऑफ l³/24। ये हो गया। आगे करते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आप लोग वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लेना, जिनको डेरिवेशन की आवश्यकता होती है करते रहना। आई बराबर हुआ लैम्डा, तो मैं लिख सकता हूं आई बराबर लैम्डा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 2l³/24, 2l³/24, ये निकला l/12। आई बराबर लिखा लैम्डा इंटू, ये हो जाएगा l³/12। लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट लेंथ के बराबर। फिर से इसको यहां पुट कर दिया, आई बराबर निकल कर आया m/l इंटू l³/24, l से l कैंसिल आउट कर गया, ये निकल कर आया ml²/12। ऐसे ही चीजें निकल कर आई। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ml²/24, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप हर एक चीज का इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको बात बताऊं, आपको डिस्क का भी ऐसे ही निकालना है, रिंग का भी निकालना है, सिलेंडर का भी निकालना है, हॉलो स्फीयर का भी निकालना है, सॉलिड स्फीयर का भी निकालना है, और सभी के पॉइंट्स भी निकालने हैं। आप चाहें तो मैं डेरिवेशन करा सकता था, लेकिन टाइम को खराब ना करते हुए मैंने आपको बताया कि डेरिवेशंस होते ऐसे हैं। एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इस तरीके से निकल कर आता है। मैं आपको सारी चीजों के लिख कर दे रहा हूं, आप पेपर में डायरेक्टली याद करके चलें, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो। जैसे एयरफोर्स के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पर फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप डेरिवेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सबके निकाल के सबको लिख के दे देता हूं कि लिख कर कैसे निकालते हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं।
आप इस डेरिवेशन को अटेम्प्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जरा समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। सबसे पहली चीज हमें लिखना है, सबसे पहले टेबल में ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है एक्सेस, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, थोड़ा नीचे लिख दूं, ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है एक्सेस, और फिर लिखना है एमओआई। इन तीन चीजों को आपको याद करके चलना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो लेट अस सपोज हम निकाल रहे हैं पहले रॉड के लिए, रॉड, छड़ हिंदी में बोलते हैं छड़, रॉड के लिए। अब एक्सिस की बात करें तो ये रॉड है, मान लो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये पहला डेरिवेशन किया था, मान लो इस वस्तु को हमें यहां से ओमेगा से घुमाना है, क्या ये इसका एक्सिस है। अगर इसको एक बिंदु से घुमाएंगे, रॉड के एक कॉर्नर में एक छेद कर दिया और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका कैसे होगा, तो इसका वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू निकली थी 1/12 ml²। पहला चीज आपको याद रखना है, कौन सा एक्सिस भी याद रखना है, कौन सा अक्ष है वो भी याद रखना है। मान लो रॉड के छेद कर दिया सेंटर में, और अब की बार मैंने इसको घुमाया, तो ओमेगा से अगर मैं घुमा रहा हूं तो अब की बार सेंटर से अगर मैं इसके बीच में छेद कर दूं और फिर घुमाऊं तो अब कितना निकलेगा, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 1/3 ml²। बहुत आसान है इसको भी करना। अब की बार यहां से L/2 ले लेना और यहां से L/2 ले लेना, तो अब की बार इस तरीके से समझ में आ सकता है। बेटा अभिजीत कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देखो, ऐसे बीच में से समझ में नहीं आएंगी चीजें, पूरा वीडियो देखो। तो मैंने कहा इस तरीके से एक्सेस में निकाला, तो हमने बोला ठीक है जी, ये सेंटर से निकाला, ये यहां से निकाला, ठीक है। सॉरी मैंने गलती कर दी, यहां पर 1/3 होगा ना, मैंने अभी यही निकाला था ना 1/12। हमने कहा ठीक है। तो रॉड के केस में अगर मैं बात करूं तो रॉड के केस में ये दोनों वैल्यूज हम निकाल के, सेंटर में L/2 और L/2 यहां पे 0 से L, इसमें इंटीग्रेट कर देना 0 से L के लिए, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। बहुत आसान है ये भी। रॉड के बाद जो हम सेकंड चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिंग। रिंग मतलब होता है वलय, और अगर मैं वलय को करूं तो कैसे करूंगा, आपको याद हो, अगर वलय की बात करें, अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें याद हैं, तो वलय के सेंटर से अगर मैंने छेद कर दिया, मान लो सेंटर से छेद कर दिया, उसको ऐसे घुमा रहा हूं ओमेगा से, तो एक रिंग ले ली और बीच में उसको ऐसे में घुमा रहा हूं रिंग के चारों तरफ, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा आई, वो निकल कर आता है mr²। साथ साथ नोट भी करते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार रिपीट कीजिए बेटा, कर लो यार, दोबारा वीडियो देख लेना, ज्यादा बेटर होगा यार, इतना सब कुछ कैसे रिपीट होगा। मैंने कहा दूसरी चीज, रिंग के अंदर ही मैंने कहा अगर मैं व्यास के सापेक्ष, कहने का मतलब ये हुआ ये रिंग है और अब की बार मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर से घुमाता हूं, एक कॉर्नर में बांधकर, मतलब एक गोला है उसके सेंटर में घुमा के घुमाया, तो डेरिवेशन नहीं हो सकता है सर। हाँ डेरिवेशन नहीं करा बेटा, डेरिवेशन करना चाहते हो तो करो यार, आपके पेपर में अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बहुत है तो आप डेरिवेशन करो, कोई बात नहीं यार, डेरिवेशन आपके लिए है ना, तो वही तो मैं बता रहा हूं। तो आई बराबर होगा 1/2 mr², आई बराबर 1/2 m। तो अगर मैं इसके सेंटर से छेद करके घुमाऊंगा इसको, तो इस तरीके से कॉर्नर से घुमाऊंगा, तो इसकी वैल्यू आई बराबर 1/2 mr² निकलेगी। तीसरी बात, आपको ये वैल्यू जरूर याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट बनेगा, यही एक टॉपिक है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चीज, तीसरी वस्तु की बात करते हैं। तीसरी नहीं, अभी इसका एक और रह गया है, अब इसी का तीसरा पार्ट, तो रिंग में आप लिख लेना, अगला रिंग का पार्ट है। आपने बोला अभी वलय में हम क्या करते हैं, इसके व्यास के सापेक्ष। अब व्यास के सापेक्ष मतलब ऐसे में, व्यास के सापेक्ष मतलब क्या हुई, एक रिंग है और रिंग के ऐसे एक चीज चिपका दूं बीच में और उसको ऐसे में घुमाने लग जाऊं, तो रिंग के व्यास के सापेक्ष, यानी अलोंग सर्कमफ्रेंस, अलोंग डायमीटर लिख लो, व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष। तो रिंग थी, रिंग के ऐसे में कोई वैल्यू चिपका दी, अब रिंग को ऐसे में घुमा रहे हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है आई बराबर निकलता है 3/2 mr²। नेक्स्ट डिस्क, ये आपके एयरफोर्स में आया था, 2 बार पूछा जा चुका है। डिस्क, डिस्क मतलब
ठोस डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क। और मैंने कहा अगर मैं डिस्क को घुमाऊं तो डिस्क के सेंटर से छेद करके अगर मैं किसी चीज को घुमाता हूं तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकलती है I बराबर 1/2 mr²। तो आप ये देखोगे कि रिंग के सेंटर से जब हमने घुमाया था तो वैल्यू निकली थी I बराबर mr²। जब डिस्क से घुमाया तो I बराबर 1/2 यानी हाफ हो जाती है। ये आया था, हाँ यही वाला क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था आपके एयरफोर्स में, 2 बार पूछा जा चुका है। हाँ पिछले टाइम आया था। सेकंड बात करते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि एक चीज है, अब मैं कॉर्नर से घुमाता हूं वही सीम, तो आपको रिंग का याद हो, रिंग का था I बराबर 1/2 mr², और इस वाले में जब वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा I बराबर 1/4 mr²। I बराबर 1/4 mr², नोट डाउन करते जाइएगा, I बराबर m/4 mr², ठीक है, 1/4 mr², 3/2 mr², 3/2 mr², ठीक है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, बेटा शिवेश आप अपना करेक्ट कर लो, दैट इज नॉट 2/3, दैट इज 3/2। शिवेश अपनी बुक को फॉलो करो और बुक में इन चीजों को चेक करो, बुक में चेक करो, इस वैल्यू को 3/2 ही निकलेगा। कैसे कर दोगे माइनस यार, बड़ी में से बड़ी वैल्यू तो आएगी यार, 1 से छोटी कैसे कर दोगे यार। चलो तो इसकी वैल्यू ये निकल गई 3/2 2/3 होगा। बेटा शिवेश 3/2 ही होगा, शिवेश 3/2 ही होगा। बुक चेक करो, बुक ओपन करो, बुक ओपन करो यार। चलो तो मैंने कहा इतनी वैल्यू निकल कर आई। अब मैं बोलता हूं सर सेंटर से, बेटा सेंटर से कितना होता, बेटा लिखवा तो दिया योगेश सेंटर का, रिंग का थोड़ी देर पहले लिखवाया तो था, भूल गए क्या यार। I बराबर mr² होता है सेंटर से। पता नहीं शिवेश आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं पता यार, मुझे जरा भेजना, फोटो खींच क्लिक करके भेजना कौन सी बुक है जिसमें 2/3 दे दिया है। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता शिवेश, बट फिर भी आप मुझे बुक भेज दें, मैं भी तो देखूं कौन सी बुक है यार ऐसी जो इतनी गलत वैल्यू दे सकती है। अगली बात करते हैं डिस्क की। तो हमने कहा डिस्क के सापेक्ष, अब मेरी बात समझना, अगर आपको रिंग का याद हो, रिंग में जब मैं व्यास के सापेक्ष करता हूं तो व्यास के सापेक्ष करने पर वैल्यू आ रही थी I बराबर 3/2 mr², और यहां पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है I बराबर 5/4 mr²। तो डिस्क से ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। हाँ शिवेश व्हाट्सअप करो मुझे। तो I बराबर इतना निकल कर आया। बेटा डायग्राम नहीं देगा आपको राहुल, बेटा डायग्राम नहीं देगा। एयरफोर्स के किसी भी पेपर में डायग्राम्स बनकर क्वेश्चन नहीं आते हैं, एयरफोर्स के किसी भी पेपर में डायग्राम नहीं आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है कि सेंटर से एक्सेस पर बताओ कितना होगा, तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, है ना। हाँ डिस्क का क्वेश्चन पूछा था बस। डिस्क को बेटा हिंदी में भी डिस्क कहते हैं, डिस्क का हिंदी डिस्क ही होता है प्रीतम, डिस्क बोलते हैं। डिस्क मतलब आपने बचपन में खेली होगी ना, जो फेंकते थे गोल गोल घूमकर जाती थी, मतलब जैसे आप किसी डब्बे का ऊपर का ढक्कन निकाल लें तो वो क्या है, डिस्क ही तो है। डायग्राम नहीं देगा बेटा, डायरेक्टली पूछेगा। अगला चीज है, इसका नाम है हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो नहीं यार, सिलेंडर सिर्फ, हॉलो में और सिलेंडर, इसको ठोस सिलेंडर ही बोलते हैं। अगर मैं बेलन लिख दूं या बेलनाकार वस्तु लिख दूं तो बेलनाकार वस्तु का किस तरीके से निकलता है, इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर 2 एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ऐसा हो सकता है कि सिलेंडर के इस एक्सिस में, मतलब इस तरफ भी कवर है इस तरफ भी कवर है, तो हम क्या करते हैं बीच में से छेद कर देते हैं और इसको इसके अनुसार घुमाते हैं, मतलब ऐसे में घुमाते हैं सिलेंडर। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी हॉलो सिलेंडर की, वो निकल कर आएगी I बराबर, वैल्यू निकल कर आएगी सिलेंडर में I बराबर निकलेगी 1/2 mr², 1/2 mr², 1/2 mr²। ठीक है, ठीक है शिवेश, आप अपनी बुक को जरा कंफर्म कर लो, हो सकता है आपकी बुक में गलत दे रखा हो, बट फिर भी बुक को कंपेयर कर लो। ठीक है, अगला केस, मैं सिलेंडर में ऐसा भी कर सकता हूं कि किसी सिलेंडर के ऐसे में छेद कर दूं ओमेगा, और अगर मैं I की वैल्यू निकाल के देखूं तो I की वैल्यू जो निकल कर आएगी अब की बार निकलती है m/4 r² प्लस L² 3। देखो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी इनको डायरेक्ट वैल्यू लिखवाना अब नहीं था,
लेकिन इतने सारे डेरिवेशन कराना क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं करा सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस चीज को जरूर याद रखें। हाँ हाँ बेटा, तश्तरी बोल सकते हैं। हाँ शिवेश, मैं देख लूंगा, है ना, आपका शिवेश मैं देख लूंगा, आपका फोटो भेजा है मेरे को, बहुत अच्छी बात है, मैं देख लूंगा, बट आप देख लूंगा मैं शिवेश ना, ठीक है। आई बराबर m/4 इतनी वैल्यू निकल कर आई, तो सिलेंडर के इस तरीके से कट करेंगे तो ये होगा। अगली बात करते हैं, ये सारी टेबल आप जरूर बना के रट्टा मार लीजिए, ये टेबल आपके पेपर के लिए, यही टेबल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अगर मैं हॉलोस्फीयर की बात करूं, हॉलोस्फीयर की बात करूं, खोखले गोले की बात करूं, खोखले गोले की बात करूं, हाँ बेटा एसएचएम है हमारे सिलेबस में। हॉलोस्फीयर की बात करूं, खोखले गोले की बात करूं, तो अगर मैं गोला ले लूं और खोखला गोला ले लूं तो कितनी वैल्यू निकलेगी, तो आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू, खोखले गोले के केस में होता है 2/3 mr², इसकी वैल्यू होती है 2/3 mr²। तो अगर मैं हॉलोस्फीयर की बात करूं, खोखले गोले की बात करूं, तो 2/3 mr², मैं आपको बता दूं आपके पेपर के लिए ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। गोले दोनों याद रखिएगा, खोखला गोला भी और सॉलिड भी। तो अगर ये हॉलोस्फीयर है और अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, यानी खोखला गोला होता, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है खोखले गोले के लिए, सॉलिड डिस्क के लिए इसकी वैल्यू निकलती है 2/5 mr²। इस तरीके से हम इन वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। तो हॉलोस्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आया, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज निकाली है वो इस तरीके से निकल कर आई, तो जितनी, हाँ बेटा मैंने शिवेश, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो बुक में, है ना, आप जो लिख रहे थे वो हॉलोस्फीयर की लिख रहे थे, चलो ठीक है। मैं तो पढ़ाता ही हूँ यार इस टॉपिक को, डेरिवेशन भी कर सकता हूँ मैं सारे यार, जो डेरिवेशन बोलो मैं वो कर दूं, इतना बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवेश, ठीक है, बस करेक्ट होनी चाहिए। तो हमने बोला कि इस तरीके से मेरी एमओआई की वैल्यूज निकल कर आती है, तो एमओआई हॉलोस्फीयर का और ठोस गोले का इस प्रकार से निकल कर आया है। आपको सारी वैल्यू को बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी से रिलेटेड बनेगा, इसलिए इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, एमओआई निकालने की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज, एक टर्म निकल कर आता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। एसके की जो बुक फॉलो करते हैं, एसके की जो बुक फॉलो करते हैं उसमें ये टर्म थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको बोलते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। बस टर्म है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली अनुपात है, यानी रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, के इक्वल टू होता है √i/m, इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों के रेशियो कहते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं द्रव्यमान, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का जो टर्म है वो निकल कर आ जाएगा। एक टर्म ये निकल कर आता है आई। अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क का निकाल रहे हो तो यहां पर आई रखोगे डिस्क वाला, खोखले गोले का निकाल रहे हो तो खोखले गोले का, अगर सॉलिड स्फीयर का निकाल रहे हो तो सॉलिड स्फीयर का, हॉलो सिलेंडर का, खोखले बेलनाकार वस्तु का निकाल रहे हो तो ये चीज का, रिंग का निकाल रहे हो, वलय का निकाल रहे हो तो वलय का, जिसका भी निकाल रहे हो उसका यहां पर पुट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम इस चीज को बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, ठीक है, इस चीज के निकाल सकते हैं। चलो, हाँ क्या बोल रहे हो, क्या सर्दी गरीसन पिछली बार एयरपोर्ट में एक्स ग्रुप में आया था, अच्छा सर्जी ऑफ गैरिसन, सिटी ऑफ गैरिसन, ओके ओके, अच्छा बेटा अशोक क्या लिख रहे हो यार, तुम्हारी स्पेलिंग, सिटी ऑफ गैरिसन क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ गैरिसन होता है यार, क्या लिखते हो यार। चलो ठीक है, ठीक है, पिछले साल पेपर में आया था एक्स ग्रुप में, ठीक है। यूनिट, यूनिट, अरे यूनिट में क्या है, यूनिट में क्या है बेटा, आई बराबर एम, इसकी यूनिट मीटर निकल जाएगी, क्या दिक्कत है, आई बराबर एम हो जाएगा, आई की जगह mr² हो जाएगा, नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वैल्यू बचेगी, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, क्या दिक्कत है, किसको, आई बराबर mr², इसकी, ठीक है।
ठीक है, हेलो हेलो अमित, हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन, हाँ ठीक है बेटा, गायरेशन लिखते हैं इसको, ऐसे स्पेलिंग होती है, आप गायरेशन लिख रहे हो ना, स्पीड नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा सूरज। अभी थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक है सर, नहीं यार बोरिंग टॉपिक नहीं है, आई डोंट थिंक ये बोरिंग टॉपिक है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छा है, हर किसी, अगर पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगती है लोगों को तो यार हर कोई आईएएस बन जाता है यार। ये हमारे मन के ऊपर है कि हम किस चीज़ को बोरिंग या किसी को इंटरेस्टिंग समझते हैं। सिलेक्शन अगर आपके अंदर है आग, तो कोई भी चीज़ नहीं है, आपको पढ़ना ही है। आप इस चीज़ में क्यों आते हैं कि खराब है अच्छा है, मुझे तो पढ़ना ही है, सीधी सी बात है, मेरा तो टॉपिक है ही है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी करवा देना, अच्छा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मैं ये भी करवा देता हूँ। स्पीडोमीटर क्या है, ठीक है मैं बता देता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है शिवेश के द्वारा, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखो अगर मैं ये कहकर चलता हूं कि कोई वस्तु घूम रही है, सर मैं हमेशा ऑफलाइन वीडियो दोपहर में रेलवे स्टेशन का भाई, अरे भाई क्या बात है यार शिवम, इतना इतना मेहनत यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया शिवम, रेलवे स्टेशन के वाईफाई ज्वाइन करके पढ़ता हूँ, अरे बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है यार। ऐसे ही थोड़ा अंदर आग लेकर आइए यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि वर्दी भी पहननी है और सोना भी है, ये थोड़ी ना हो पाएगा। बैक वीडियोस में स्पीड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, वो स्पीडोमीटर का इश्यू है सूरज, तो जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अगर मैंने कहा कि कोई वस्तु इस पर घूम रही है, आपने कहा घूम भी रही है और ये कहा जा रही है आगे भी जा रही है, तो आगे जाने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, आगे जाने का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इसमें लेकर आऊं, अगर मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी को लेकर आऊं, तो एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर कोई चीज आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि एक तो इसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है रेखीय गतिज ऊर्जा है, और दूसरी एंगुलर भी है, एंगुलर का मतलब कोणीय भी है, मैं दोनों धीरे से बता रहा हूं आपको, कोणीय भी है। तो दो काइनेटिक एनर्जी निकली, इसमें कुछ है नहीं, मैं बस बहुत बेकार टॉपिक है, बकवास है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ई के बराबर निकालू, ई के मतलब टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा की बात करूं तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस एंगुलर की बात करें तो इस कितना काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अब की बार वी थोड़ी ना होता है, अब की बार क्या होता है ओमेगा, यानी इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा निकल कर आएगी, वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकलेगी। जैसे अगर मुझसे किसी ने बोला कि रिंग का निकालो, तो रिंग का अगर मुझे निकालना होता तो मैं आई की जगह क्या रख देते, रिंग का, यानी एम आर स्क्वायर पुट कर देते। और इस तरीके से आई जो है, आई को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्वागुण, जिस वस्तु का आप निकालोगे उस चीज का यहां पर पुट कर दिया जाएगा, और इस तरीके से कुल ऊर्जा निकल कर आएगी। तो आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे थे, इसको जड़त्वागुण रख दिया जाएगा, इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ टर्म्स निकल कर आ रहे थे जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। मैं आपको एक तो, ठीक है टाइम तो बस, चलो तो इनके जो क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इन क्वेश्चन के आपको इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर इससे आएंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर इससे न्यूमेरिकल पूछा गया तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा समय लगेगा, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट न्यूमेरिकल्स में लगेंगे अगर इस पर कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो। बट ऐसा मैं नहीं मानता कि न्यूमेरिकल चैप्टर से मेरे को तो कभी देखने को नहीं मिले किसी भी बुक में, मतलब एग्जाम में, बट फिर भी आप इसके क्वेश्चन को जरूर करिएगा, मैंने आपकी सारी चीजें आपको बता दी हैं। सिर्फ रोटेशनल पूछे तो क्या करेंगे, क्या पूछ रहे, बट सिर्फ के रोटेशनल पूछे तो, रोटेशनल पूछे तो बेटा ये आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बेटा शिवेश ये रोटेशनल पार्ट है और ये लीनियर पार्ट है ना, इस तरीके से निकल गया। आप मेरे ख्याल से शिवेश कुछ और पूछना चाह रहे हो, जहां तक मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ और पूछना चाह रहे हैं, मैं जहां तक मैं जानता हूं, ख्याल से, ठीक है, आप मुझसे कुछ और पूछना चाह रहे हैं, आप सही नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने कहा कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति हाथ फैला के घूम रहा है, लेट अस सपोज इट हैज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कोणीय वेग,
क्वेश्चन पूछा गया कि इसके हाथ फैले हुए हैं, ओपन हैंड्स है। अगर कोई बंदा हाथ करके ऐसे में फिर चक्कर लगा रहा है गोल गोल, आपने कहा कैसे चक्कर लगा रहा है? गोल गोल में घूम रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, रेशियो नहीं बताया। ओके 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 ठीक है बेटा, मैं शैलेंद्र सर ही हूं यार। बादल, मैं पढ़ा तो रहा हूं यार, कब पढ़ाएंगे क्या। चलो, ओपन हैंड से अब सोच कर देखना, अगर मैं अपने हाथों को बंद कर लूं तो अभी सेंटर पॉइंट से दूरी कितनी है? आर है। मेरी बात समझते हैं ना, सेंटर पॉइंट से दूरी कितनी है? आर है। अगर मैं अपने हाथों को एक ही जगह पर लेकर आ जाऊं, मैंने कहा अब मैंने अपने हाथों को बंद कर लिया यानी क्लोज कर लिया, तो अगर मैं क्लोज्ड हैंड कर लूंगा तो मैं तेज घूमूंगा या धीमे घूमूंगा? तो अगर मैं क्लोज्ड कर लूंगा तो कितना घूमूंगा? तो मुझे पता है v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। और ओमेगा जो होता है वो आर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब की बार आर क्या हो गया है? कम। अगर आर कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब ओमेगा हो जाएगा इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति घूमते घूमते अपने हाथों को अंदर कर लेता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, उसका जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल एक्सिस पर जीरो होती है। हाँ बेटा दीपक, बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हो। लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल एक्सिस पर जीरो होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वहां जीरो हो जाएगी। ठीक है चलो, अगला एक चीज कोई मुझसे पूछ रहा था कि रेशियो कितना होगा। रेशियो 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 कितना होगा? रेशियो कितना होगा? अच्छा जी चलो, एक क्वेश्चन और पूछा गया मुझसे, रेशियो कितना होगा? अनुपात, अनुपात कितना होगा? ठीक है जी, अनुपात अनुपात अनुपात। अच्छा चलो और बताओ, रेशियो के बारे में बता दूं? निकाल तो दिया रेशियो, ये इसका 2/7 पार्ट है, दूसरा पार्ट निकाल लो, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। टोटल में से 1 - 2/7 कर दो, टोटल पार्ट निकला है, उसमें क्या है ना। टोटल अगर 1 है तो ये अगर 2/7 पार्ट है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 1 - 2/7 यानी 5/7। बहुत आसानी से निकला है। क्या है इतना, क्या है पूछ रहे हो योगेश, कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार। और कोई चीज, और कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन? चलो भाई, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारी यूनिट भी कंप्लीट होती है। कल के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। 2 दिन का चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों के लिए कल के लिए क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल करा दूं? अरे न्यूमेरिकल चलेंगे बेटा, ये चैप्टर न्यूमेरिकल वाला ही है, चिंता मत करो, मैं न्यूमेरिकल सीखा नहीं, ये चैप्टर न्यूमेरिकल का है। तो बेटा अब मेरी बात, ये लाइव है बेटा, कितने बार पूछोगे अनुज? लाइव है लाइव। वर्क एनर्जी पावर को हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं हैं इसको लेकर। हर साल की बात करूं तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है इस टॉपिक में, और इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी तक जब मैं बात करूं वो पूछ लिया जाता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है। मैं आपको बताऊं, पिछले साल एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जो जूल होती है। इतना हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। बेटा अंकित, एनडीए में फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है? बेटा आपने अपना कम से कम एक बार डाउनलोड करके अपना ये तो देख लो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। 100 मार्क्स की आती है। चलो,
तो बेसिकली अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी पावर की, तो वर्क एनर्जी पावर हमारा कल टॉपिक होगा। लेकिन आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि मैं भागकर गया उधर और भागकर इस जगह आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? भागकर उस तरफ गया और भागकर इस तरफ आ गया, भागकर उस तरफ गया और भागकर दोबारा से अपनी जगह पर आ गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। मैंने कहा विस्थापन हो गया 0। आपको बताना है कि वर्क कितना होगा। मेरे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे? क्वेश्चन ये है कि अगर विस्थापन 0 होगा, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क कितना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 होगा तो कार्य कितना होगा, वर्क कितना होगा। आपको ये चीज बतानी है, आप ये कल देख कर आना। ठीक है, चलो भाई आज के लिए बस करते हैं। अरे 0 कैसे होगा भाई, इतना आसान। अरे प्रीतम, अगर इतना 0 ही बताना होता तो मैं लिखवाता किसको चीज को, फिर मैं आप लोगों से पूछता ही क्यों। अरे विष्णु आर्या 0, सब कुंदन विंदन धर्मेंद्र सबका 0। क्या बात है भाई, अरे इतना आसान नहीं है बेटा, कंसेप्ट नहीं है। वर्क विल ऑल्सो भी 0। अरे क्या बात करते हो यार, कुछ भी बोलते हो यार आप लोग। वर्क भी 0 होगा, कहां से 0 होगा वर्क, कुछ भी बोलते हो यार। घर पे जाके एक बार पढ़ाई तो करो, एक बार देखो तो कि डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब वर्क 0 होता है कि नहीं होता है। घर पे जाके देखो तो सही यार, 0 होगा। अरे कैसी बातें करते हो यार, सबका 0। कहाँ, चलो भाई 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 होगा। शिवेश, शिवेश इस चीज को अपनी 11वीं क्लास की किताबों में दोबारा से स्टडी करो आप सब लोग। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब वर्क 0 होता है या नहीं होता है, घर पर पढ़िए। ये हमारा टॉपिक कल स्टार्ट होगा और कल हम इसी टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हम कल वर्क पढ़ेंगे, कार्य क्या होता है और कार्य कैसे आता है। ठीक है, चलो एफ कॉस थीटा। ओके सर, क्वेश्चन नहीं बेटा, एफ कॉस थीटा भी आपने गलत बता दिया मुझे। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 10 मिनट है गुरुजी, 10 मिनट है तो स्टार्ट करा दूं क्या? अरे कहाँ 10 मिनट है यार, कैसी बातें करते हो, कब का कमेंट कर दियो। 6 मिनट बाकी रह गए यार। मैं स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा यार, फिर मेरे को दूसरे टीचर का टाइम लेना पड़ेगा। कहाँ से लगाया सर, क्वेश्चन कहाँ से लगाए बेटा? शीट अपने 11th-12th की बुक्स लगाए, उससे अच्छी किताबें नहीं होती मार्केट में, किसी के चक्कर में ना पड़े। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। केमिस्ट्री कब करवाओगे बेटा? केमिस्ट्री हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर, शीट, क्वेश्चन कहाँ से लगाए, दे देंगे। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर बहुत लोग मार रहे हैं बेटा। व्हाट्सएप नंबर तो मैंने आपको बताया था, आपको 8109723250। एफ एक्स कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ओके चलो, आपकी विष्णु थोड़ी सी बात मैं मान लेता हूं, क्योंकि आपकी चीज थोड़ी सी सही है। आपने एफ कॉस थीटा बताया, ठीक है ठीक है। चलो 0 नहीं होगा, मैं आपका कहना चाह रहा हूं कि 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन फोर्स, कि आप फोर्स कौन सा लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की डिपेंडेंसी। इसलिए इन्होंने एफ कॉस थीटा बोला है, वो काफी हद तक सही है। ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो करना, देखते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस है, चलो देखते हैं। चलो थैंक यू, बस करो यार, नेक्स्ट मिलते हैं कल, देखेंगे कल नया चैप्टर देखेंगे तब। चलो भाई थैंक यू। ठीक है भाई ठीक है। ग्वालियर कब आ रहे हो? आएंगे भाई, ग्वालियर आएंगे, आएंगे है ना, ग्वालियर में भी स्टार्ट करेंगे तब आएंगे ग्वालियर आएंगे भाई। एफ साइन थीटा, अच्छा एफ साइन थीटा, अरे क्या बात है, आपने एक नई चीज बताई होगी एफ साइन थीटा। चलो आपकी एफ साइन थीटा की वैल्यू को भी समझेंगे। एफ साइन थीटा, शिवेश आपने बहुत अच्छी चीज बता दी है, इसका आंसर इसी तरह है। मैं नया हूँ, कोर्स टेस्ट करो, कोर्स बेटा पूरे वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने दे दिया था, बट यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट मैंने दे दिया था। लेकिन फिर भी कैरियर बिल में फोन करके पता कर सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू नीतीश। ठीक है, बाय 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 बाय। चलो ठीक है, बस करो, पढ़ते रहो यार, ये सब चीजें पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, बस पढ़ते रहो यार, एग्जाम निकालना है यार।